हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट फरहान और स्वागत है आपका क्यूरियोसिटी पैविलियन के एक नए एपिसोड में। उम्मीद है कि हमारी साइंस फ्रॉम द क्रिएटर सीरीज आपको ज़रूर पसंद आ रही होगी, जिसके हमने ऑलरेडी 2 एपिसोड्स कर रखे हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक ऐड कर दिया है, आप वहां जाकर वो एपिसोड्स देख सकते हो। तो चलिए इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का एक और सेशन। अब देखिए दोस्तों, चाहे आम लोगों का इस बात के ऊपर विश्वास हो या ना हो कि इस कायनात का एक बनाने वाला बेमिसाल रचनाकार है, लेकिन ज़्यादातर वैज्ञानिकों का इस बात पर यकीन है कि हमारे ब्रह्मांड या कायनात के इतने शांत और बेहतरीन तरीके से चलने के पीछे चंद कोड्स का हाथ है, जिन्हें हम कॉस्मिक कोड्स कहते हैं। अब ये कॉस्मिक कोड्स क्या होता है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, हमारे ब्रह्मांड या कुदरत में मूल रूप से 4 बल हैं। आसान शब्दों में कहें तो 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं। ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस हमारे ब्रह्मांड और कुदरत में होने वाली सभी घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं। अब ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस आखिर कौन से हैं, आइए देखते हैं। पहला, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी कि विद्युत चुंबकीय बल। तीसरा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स यानी कि मजबूत परमाणु बल। और चौथा, वीक न्यूक्लियर फोर्स यानी कि कमजोर परमाणु बल। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, और वो ये है कि इन फंडामेंटल फोर्सेस की शक्ति या बल एक अनोखे संख्या पे निर्भर करती है, जिन्हें हम फंडामेंटल कांस्टेंट्स कहते हैं। अब ये फंडामेंटल कांस्टेंट्स इतनी सेंसिटिव या संवेदनशील होती है कि अगर इनकी वैल्यूज जर्रा बराबर भी बदल जाए तो जिस ब्रह्मांड को आज हम देख रहे हैं वो शायद कभी वजूद में ही ना आ पाता। अब चलिए दोस्तों, हम कुछ दुनिया के जाने माने एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स की ज़बान सुनते हैं कि उनका फंडामेंटल कांस्टेंट्स को लेकर आखिर क्या कहना है। इनसे मिलिए, ये हैं एक अमेरिकन फिजिसिस्ट और स्टैनफोर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स के डायरेक्टर लियोनार्ड सस्काइंड, जिनका ये कहना है कि हमें ऐसा लगता है और हम ये समझने में अब तक असक्षम हैं कि भौतिकी विज्ञान यानी फिजिक्स के लॉज और ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी के लॉज और वो सारी विज्ञान जो हमें ये बताता है कि ये ब्रह्मांड कैसे वजूद में आया होगा, ये सारे विज्ञान अपने आप में बहुत अनोखे हैं। बेशक ये अनोखे तो है ही, हर कोई यही उम्मीद भी करता है कि ये अनोखे हो, लेकिन ये इस तरीके से अनोखे हैं कि इसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती थी। और अनोखे इसलिए भी हैं कि इनका प्रभाव हमारे अस्तित्व को भी गहराई से संवार सकता है। चलिए दोस्तों, आपको एक बहुत अच्छे उदाहरण से समझाता हूं, जो कि वास्तव में हकीकत है। जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारा ब्रह्मांड एक धमाके से वजूद में आया, जिसे हम द बिग बैंग कहते हैं। अच्छा, अगर मैं आपको कहूं कि इस धमाके के चंद सेकंड्स बाद जिस तेजी से हमारा ब्रह्मांड विस्तार हो रहा था, आसान शब्दों में कहे तो रेट ऑफ एक्सपेंशन, जो कि लगभग 1 क्विंटिलियन के आसपास था। अब 1 क्विंटिलियन हमारे इंडियन नंबरिंग सिस्टम में 1 लाख करोड़ बनते हैं, जिसमें टोटल 18 शून्य होते हैं, यानी कि 18 जीरोज। तो अब हमारे ब्रह्मांड का रेट ऑफ एक्सपेंशन अगर बिग बैंग के बाद लगभग 1 क्विंटिलियन था, और इस 1 क्विंटिलियन के सिर्फ एक हिस्से के बराबर, जो कि वो वैल्यू कुछ 0.00000000000000001 यानी पॉइंट के बाद 17 जीरोज फिर 1, कुछ इतनी वैल्यू आती है। अगर रेट ऑफ एक्सपेंशन इस वैल्यू के जितनी भी बदल जाती तो शायद हमारा ब्रह्मांड तबाह हो जाता और शायद कभी वजूद में ही ना आ पाता। अब मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीके से ये दिखाता हूँ
कि 1 क्विंटिलियन या 1 लाख करोड़ का एक हिस्सा कितना होता है। इस चीज की आप कल्पना करिए कि इस बीच में जितने भी रेत के कण हैं, बल्कि मैं आपसे ये कहूं कि हमारी पृथ्वी के सारे बीचेस को मिलाकर जितनी भी रेत के कण होंगे, ये संख्या शायद 1 लाख करोड़ के आसपास होगी। अब इस सिनेरियो में मैं आपको ये कहता हूं कि ये जितने भी रेत के कण हैं पूरी दुनिया भर की सारी बीचेस में, अगर ये संख्या बिग बैंग के बाद हमारे ब्रह्मांड की रेट ऑफ एक्सपेंशन या विस्तार के दर को दर्शाती है, तो अब आप ये बताइए दोस्तों कि हमें इन सारे रेत के कणों में और कितने रेत के कणों को बढ़ाना या घटाना पड़ेगा हमारे ब्रह्मांड को तबाह और बर्बाद करने के लिए। जरा सोचिए, सिर्फ एक रेत का कण, जी हाँ दोस्तों, सिर्फ एक रेत का कण यानी कि 1 लाख करोड़ का एक हिस्सा इतना ही बनता है। तो सिर्फ एक रेत का कण हमें चाहिए था इस ब्रह्मांड को तबाह करने के लिए। और इसीलिए दोस्तों, इन चीजों का सटीक होना इतना ही जरूरी था हमें वजूद में आने के लिए। चलिए दोस्तों, आपको एक और मिसाल से समझाता हूं ताकि चीजों को समझना आपके लिए और भी आसान हो जाए। दोस्तों, आप लोगों ने तो अपने फिजिक्स के सब्जेक्ट में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या गुरुत्वाकर्षण के बारे में तो सुना या पढ़ा जरूर होगा। अब यहां फिर से हम एक सिनेरियो की कल्पना करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक ऐसा मेजरिंग रूलर या स्केल है जिस पर के 1-1 इंच के डिविजन्स या भाग बने हुए हैं, और इस स्केल को अब हम ब्रह्मांड या यूनिवर्स के एक छोर से दूसरे छोर तक खींचते हैं, जो कि वो फासला कुछ 9300 करोड़ लाइट ईयर्स के आसपास आएगी। यहां मैं आपको एक और चीज बताता चलूं दोस्तों कि जो मैंने आपको यहां कहा कि ब्रह्मांड के एक छोर से दूसरे तक 9300 करोड़ लाइट ईयर्स का फासला है, हकीकत में ये फासला हमारे पूरे ब्रह्मांड का नहीं, बल्कि ये हमारे पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ वो 5% हिस्सा है जो अब तक देखा गया है, यानी दिखने वाला ब्रह्मांड। बाकी के 95% ब्रह्मांड हम इंसानियत शायद कभी देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि रोशनी अपनी पूरी रफ्तार से भी कभी वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। खैर, ब्रह्मांड की इस पहेली को मैं आपको किसी और वीडियो में समझा दूंगा। आते हैं अब हम अपने सिनेरियो में वापस। और अब हमने अपने स्केल को 5% दिखने वाले ब्रह्मांड में खींच दिया है, जो कि 9300 करोड़ लाइट ईयर्स का फासला है दोनों छोर के बीच। ये स्केल को एक पल के लिए आप यूं समझ लीजिए कि ये गुरुत्वाकर्षण बल के रेंज को दर्शा रहा है, यानी कि हमें गुरुत्वाकर्षण बल के ताकत को एक ऐसे सेटिंग पे रखना है इस स्केल पे, ताकि हमारे ब्रह्मांड पे ये जीवन का अस्तित्व कायम हो पाए। अब आप अगर देखोगे तो इतने लंबे स्केल पर गुरुत्वाकर्षण बल की ताकत की सेटिंग कहीं पर भी मौजूद हो सकती थी, लेकिन हमें ये देखने को मिलता है कि इस गुरुत्वाकर्षण बल की सेटिंग इस स्केल पर बिल्कुल इस जगह पर सेट है जहां पे आज हमारे ब्रह्मांड का अस्तित्व कायम हो पाया है। और अगर आप गुरुत्वाकर्षण बल के इस सेटिंग को सिर्फ 1 इंच आगे या पीछे कर देते पूरे ब्रह्मांड की चौड़ाई की तुलना में, तो हमारे ब्रह्मांड में जीवन का अस्तित्व कभी कायम ही नहीं हो पाता। गुरुत्वाकर्षण अन्य बलों की तुलना में इतना कमजोर क्यों है? ठीक है, हम वास्तव में नहीं जानते, लेकिन यहाँ हम क्या जानते हैं? यदि यह थोड़ा भी अधिक मजबूत होता तो शायद सितारे अत्यधिक तेजी से जलकर समाप्त हो जाते। वे जीवन के विकसित होने के लिए पर्याप्त लंबे समय तक नहीं जिएंगे। तारों के बजाय, आकाश गंगाओं के बजाय हमारे पास ब्लैक होल होंगे। हम ब्लैक होल में नहीं रह सकते। मेरा मतलब है, आप जानते हैं, साइंस फिक्शन। शायद आप ब्लैक होल में रह सकते हैं, लेकिन हम वास्तव में नहीं कर सकते। ऐसे ही हमें एक मिसाल देखने को मिलता है 16वीं सदी के एक महान एस्ट्रोनॉमर जिनका नाम योहानेस केपलर था, जिनको के एक बहुत ही खास संख्या को समझने में बड़ी ही दिलचस्पी थी।
और वो संख्या ये थी कि क्यों सूरज हमारे पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर के फासले पर है। और उन्होंने दशकों लगा दिए इस संख्या को समझने में, लेकिन कभी कामयाब नहीं हो सके। क्यों हम इंसान अपने आप को पृथ्वी पर सूरज से इसी 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर मौजूद पाते हैं बजाय किसी और दूरी के? और ये वो सवाल है दोस्तों जिसका हम जवाब दे सकते हैं कि जो भी ग्रह हमारे सूरज से ज़्यादा करीब है वो इतने गर्म है कि वहाँ जीवन की उम्मीद ही नहीं की जा सकती, और जो ग्रह हमारे सूरज से ज़्यादा दूरी पर है वो इतने ठंड है कि फिर से वहाँ जीवन की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। और इसीलिए हम इंसान अपने आप को पृथ्वी पर सूरज से सिर्फ खास इसी दूरी पर मौजूद इसलिए पाते हैं क्योंकि ये दूरी हमारे जीवन के अस्तित्व के लिए वो तमाम हालात पैदा करता है। लियोनार्ड सस्काइंड का ये कहना है कि हमें ये देखने को मिलता है कि इस ब्रह्मांड पे हर चीज मानो एक तलवार की नोक पर टिकी हुई है, कि अगर आप फिजिक्स के लॉज को जर्रा बराबर भी, मेरा मतलब है सुई के नोक के बराबर भी बदल देंगे तो शायद आज जो हम ये ब्रह्मांड अपने सामने देख रहे हैं शायद उसका कभी वजूद ही ना होता। इस ब्रह्मांड का एक उद्देश्य हो सकता है, और अब तो बहुत से फिजिसिस्ट्स अब सुझाव दे रहे हैं कि इसका एक उद्देश्य है, और उनकी ये सोच कुछ परमाणु विज्ञान में कुछ बुनियादी संख्याओं के बारे में कुछ निष्कर्षों से निकला है। जैसे कि मिसाल के तौर पे ये द्रव्यमान यानी कि किसी भी चीज़ की मैस, फिर एक इलेक्ट्रॉन का वज़न, एक क्वार्क का वज़न, गुरुत्वाकर्षण बल की ताकत, विद्युत चुंबकीय बल की ताकत, और ऐसे लगभग 20 संख्याएं हैं जो उन और अन्य मापदंडों की विशेषताओं का वर्णन करते हैं। लेकिन कोई नहीं जानता कि उन संख्याओं की खास और विशेष मूल्य क्यों है। अब आप मुझे कह सकते हो कि क्या फर्क पड़ता है, आप एक इलेक्ट्रॉन के वजन को थोड़ा अधिक थोड़ा कम से बदल देते हैं, क्या ये वास्तव में मायने रखता है? और जवाब ये है कि हाँ, ये बहुत मायने रखता है। इन 20 संख्याओं के मूल्यों में जर्रा बराबर बदलाव भी हमारे ब्रह्मांड को, जिसे आज हम जानते हैं, इसे तबाह बर्बाद कर देगा। अब चलिए देखते हैं दुनिया के कुछ जाने माने एस्ट्रोनॉमर्स, फिजिसिस्ट्स और साइंटिस्ट्स का क्या कहना है। यदि उस बिंदु पर ब्रह्मांड 15वें दशमलव स्थान के सिर्फ एक हिस्से में तेजी से विस्तार कर रहा था, तो ब्रह्मांड बिना आकाश गंगाओं के बनने का मौका मिले बिना अलग हो जाता। दूसरी ओर अगर विस्तार की दर जो हम सोचते हैं उससे थोड़ा धीमा होती 15वें दशमलव स्थान में एक के एक परिवर्तन से, तो ब्रह्मांड वास्तव में अधिकतम आकार तक विस्तारित होता और ढह जाता। हम ब्रह्मांड में उस समय तक कभी नहीं पहुंचते। एक स्वाभाविक सवाल जो कई लोग सामना करते समय पूछते हैं, क्या यह सिर्फ दुर्घटना है? क्या कोई ताकत है प्रकृति की ये बाहर है वहाँ, इसकी जरूरत है कि ब्रह्मांड में ऐसा ही हो, या कोई सचेत अस्तित्व है? हम जो कर सकते हैं वह सबूत की तलाश करना है, जो यह सुझाव देता है कि हम यहाँ कुल यादृच्छिक घटनाओं से बाहर नहीं हैं। और मेरे लिए व्यवस्था, बुनियादी स्थिरांक का विशेष संतुलन, प्रकृति की बुनियादी ताकतें मुझे बताती हैं कि वहाँ एक ऐसा अस्तित्व है जिसने इस पैकेज को एक साथ रखा है, जिसने इस ब्रह्मांड का निर्माण किया है। ब्रह्मांड के बाहर कोई जो हमारे बारे में सोच रहा था और इसे हमारे लाभ के लिए एक साथ रखा। तो दोस्तों, ये कुछ चंद मिसालें थी उन संवेदनशील सटीकताओं का हमारे ब्रह्मांड में, जो कि हमारी जिंदगी की अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। और तब भी दोस्तों, इतनी मिसालें काफी है हमें यह दर्शाने के लिए कि हमारा ये ब्रह्मांड और पृथ्वी सिर्फ इत्तेफाक से तो वजूद में नहीं आ सकता, बल्कि ये सटीकताएं हमें एक ताकतवर और बेमिसाल रचनाकार की अद्भुत रचना का सबूत दे रही है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का हमारा ये सेशन? हमें कमेंट्स में बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको
एक और रोमांचक वीडियो के साथ। टिल देन, दिस इज योर होस्ट फरहान साइनिंग ऑफ। थैंक यू।